हो सकता है जब ये सब खत्म हो जाए उसके बाद जॉब रहेगी नहीं रहेगी, बहुत सारे टेंशन। लेकिन इस सारी निगेटिविटी के बीच में एक कहीं आशा की किरण है, और वो किरण है गवर्नमेंट जॉब्स। एक तबका ऐसा है जिसको शटडाउन में कोई परेशानी नहीं हुई, उसको कहीं कोई वर्क फ्रॉम होम फोर्स नहीं किया गया, उसको कहीं भी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि वो तबका है बैंक की नौकरी या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब। ये समय सबसे अच्छा है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। जागरण जोश के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अभी जो स्थिति चल रही है इस पर हम पॉजिटिव तरीके से भी सोच सकते हैं इसको, और नेगेटिव तरीके से भी सोच सकते हैं। नेगेटिव तरीके से हम इसलिए सोच सकते हैं कि देखो बहुत लोगों की जॉब जा रही हैं, लोगों का बिजनेसेस में नुकसान हो रहा है, सैलरीज कट हो रही हैं। हो सकता है जब ये सब खत्म हो जाए उसके बाद जॉब रहेगी नहीं रहेगी, बहुत सारे टेंशन। लेकिन इस सारी निगेटिविटी के बीच में एक कहीं आशा की किरण है, और वो किरण है गवर्नमेंट जॉब्स। जी हां, यदि हम ये देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि ये शटडाउन कितना लंबा होगा, क्या इस शटडाउन के बाद हमारा जॉब वैसा ही रहेगा, चला तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल एचआर का फोन आएगा और वो कहेंगे कि आपकी 50% सैलरी कट हो रही है, आपकी 25% सैलरी कट हो रही है। और मजे की बात आप देखिए, एक तबका ऐसा है जिसको शटडाउन में कोई परेशानी नहीं हुई, उसको कहीं कोई वर्क फ्रॉम होम फोर्स नहीं किया गया, उसको कहीं भी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि वो तबका है बैंक की नौकरी या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब। जी हां, तो आज हम यहां पर बात कर रहे हैं क्यों ऐसा है कि ये समय सबसे अच्छा है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। देखिए, पहली बात तो हम ये समझ ही चुके हैं कि जिस तरह की सैलरीज आज बैंक की हो चुकी हैं, गवर्नमेंट जॉब की हो चुकी हैं, प्राइवेट सेक्टर में उतनी सैलरी के लिए आपको बहुत अच्छे एमबीए कॉलेज से एमबीए करना होगा, और उसके बाद भी जब इस तरह का शटडाउन होगा तो आपकी सैलरी पर इफेक्ट पड़ेगा। जब इस तरह का रिसेशन आएगा तो आपकी सैलरी पर भी फर्क पड़ेगा और आपकी जॉब भी जा सकती है। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, ना तो लंबी चौड़ी फीस देनी है और ना ही बहुत लंबा सा कोर्स करना है। आप सीधे एग्जाम्स को क्लियर करें और आपको सीधे मिलेगी पोस्टिंग। और मजे की बात, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने सबसे पहले किसी आईबीपीएस का क्लरिकल एग्जाम निकाला, उसके बाद जब उनको वो जॉब मिल गई उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने फिर से पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद वो आईबीपीएस में पीओ की पोस्ट पर गए, फिर भी शांति नहीं मिली, फिर से पढ़ाई की, एसबीआई में चले गए, एसबीआई पीओ बन गए, या आरबीआई में चले गए, फिर भी नहीं हुआ, यूपीएससी की तैयारी करने लगे। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये हटा दीजिए कि आपने जिस पोस्ट को एक बार ले लिया उसकी वजह से आप आगे उन्नति नहीं कर सकते। अरे बाबा, बाकी लोग 2-2, 3-3 साल के लिए पढ़ने जा रहे हैं, आप चाहो तो जो आपको जॉब मिलता है वो आप ले लो, और उसके बाद आप आगे की ऊंचाइयों के लिए जा सकते हो। और मजे की बात क्या है, देखो, अगर आप सरकारी नौकरी में जाते हो तो आपको ये बात पक्की है कि आपकी पूरी की पूरी चांसेस हैं कि आप टॉप तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? देखिए, किसी भी बैंक के आप हाईएस्ट कैडर को देखिए, उन्होंने कहां से ज्वाइन किया? उन्होंने मिड लेवल मैनेजमेंट से ज्वाइन नहीं किया, दो ही तरीके से ज्वाइन किया, या तो क्लरिकल से ज्वाइन किया या पीओ से ज्वाइन किया, है ना। तो आप भी पीओ से ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी क्लरिकल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हमारा उद्देश्य यहां मिलके बात करने का है वो ये है कि इस कोरोना की निगेटिविटी में से हम कैसे एक पॉजिटिव चीज निकाल के लाएं। तो देखो, अभी आप लोगों को कहीं आना जाना नहीं है, आप लोग अपने स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, आप लोग अभी फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल सकते हैं, है ना। तो अगर एक चीज देखी जाए तो ये है कि आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं। और दूसरी चीज, अगर हम पढ़ाई के हिसाब से देखें तो देखो कितना सारा आपको मोटिवेशन चाहिए था ताकि आप ये सारी की चीजें
बंद कर दो, लेकिन अभी तो सब नेचुरल है ना। आपको नेचुरली ही यू आर फोर्स्ड टू सिट एट होम, एंड व्हेन यू आर फोर्स्ड टू सिट एट होम यू आर नॉट फोर्स्ड टू गेट बोर्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर फोर्स्ड टू सिट होम एंड नाउ यू कैन टेक the most beautiful out of it, and that beautiful is you can actually aspire and prepare for bank exams and SSC exam. तो हम शुरू करते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू बैंक से रिक्रूट करते हैं या गवर्नमेंट रिक्रूट करती है या इंश्योरेंस कंपनीज रिक्रूट करती हैं, कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैंक के एग्जाम में IBPS से। IBPS क्योंकि ये बहुत सारे बैंक्स को एक साथ टेक केयर करता है, दोनों में। IBPS के थ्रू जो बैंक्स हैं उनमें आप 3 तरह से जा सकते हैं। नंबर 1, आप जा सकते हैं एज अ बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। नंबर 2, आप जा सकते हैं बैंक क्लरिकल कैडर। और नंबर 3, आप जा सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप बैंक पीओ का एग्जाम लिख सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस विषय में, किस यूनिवर्सिटी से, किस ग्रेड में ग्रेजुएशन की हुई है। आप बीए कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, किसी भी तरह का कोई भी ग्रेजुएशन आपने सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं IBPS में बैंक पीओ का एग्जाम देने के लिए या बैंक क्लरिकल का एग्जाम देने के लिए। हाँ, यदि आप जाना चाहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तरह तो आपको जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उस साल में, जैसे लीगल स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की निकलती है, IT टीम की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, काफी सारी वैकेंसीज अदर क्षेत्रों में निकलती हैं जैसे फाइनेंस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लीगल एडवाइजर्स भी बैंक को अभी बहुत सारी बड़ी संख्या में आगे चाहिए हैं, तो इसीलिए लीगल LLBs की भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं एसओ की तरह, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तरह। बैंक्स बहुत लिबरल हैं, जहां आप देखेंगे एज क्राइटेरिया को लेकर भी तो 28 तक की एज लिमिट आपकी होती है, क्लरिकल में 30 तक की एज लिमिट है बैंक पीओ में। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि RRB में तो 40 इयर्स तक भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस इट इज 18 to 40 इयर्स। सी इफ यू सी स्पेक्ट्रम देखिए आप कितना बड़ा है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो भी आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत सारे एक एज के बैंड में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, देखिए एक साल में कितने सारे एग्जाम होते हैं। यदि हम IBPS की बात करें, अगर हम अभी फिलहाल स्पेशलिस्ट ऑफिसर को हटा देते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इंजीनियर हैं IT से या लॉ जिन्होंने किया हुआ है या फाइनेंस में MBA जिन्होंने किया हुआ है, मार्केटिंग में MBA किया हुआ है, उनको हम हटा देते हैं। हम एक जनरल ग्रेजुएट की अगर बात करें तो एक साल में कम से कम 2 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बार पीओ के एग्जाम में और एक बार क्लरिकल एग्जाम में। इसी तरह से 2 बार हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है SBI के एग्जाम की। इसी तरह से 2 बार हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है रूरल बैंक्स में, रीजनल रूरल बैंक्स RRB के लिए। इसी तरह से 2 और बार हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है RBI, जी हां, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो देखिए एक साल में 8 एग्जाम, यानी ऑन एन एवरेज आफ्टर एवरी 1.5 months यू कैन राइट एन एग्जाम। और अभी तो देखो सारे इकट्ठे हो गए एग्जाम्स, क्योंकि ये जो शटडाउन की वजह से जो वैकेंसी SBI की निकलनी चाहिए थी मार्च में, वो भी अभी निकलेगी, है ना। जो IBPS के एग्जाम्स होने थे वो भी अब जैसे ही ये शटडाउन खत्म होगा तो उसके बाद होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ गैलोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है कि सर हम प्रिपरेशन करेंगे तो कब वैकेंसी निकलेगी। अरे तुम प्रिपरेशन तो करो यार, वैकेंसी तो निकलती रहती हैं और निकलती रहेंगी। अगर आप एक बार नहीं सक्सेसफुल हुए, आप दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं, आप तीसरी बार ट्राई कर सकते हैं, यानी कमी नहीं है। यदि हम ये देखें कितने गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं तो पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 1 लाख जॉब निकली। कैसे हुए 1 लाख? करीब करीब 80,000 जॉब्स तो बैंक और इंश्योरेंस ने मिला के निकाले और अराउंड 20,000 करीब करीब हमारी वैकेंसी थी SSC की। यानी 1 लाख वैकेंसी एक साल में निकलती है, जो बहुत मायने रखती है। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि
कहना बहुत आसान है, किंतु मैं यहाँ आपसे कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं बिल्कुल अंदर तक। यानी अगर आप बिना कोचिंग के इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक एक सब्जेक्ट की जानकारी दूंगा, कितने सेक्शंस होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयारी करें, हम सारी चीजों के बारे में आज एक एक करके बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने बात की है आईबीपीएस के एग्जाम की। तो आईबीपीएस के एग्जाम के मेनली 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। जी हाँ, 4 पार्ट्स कैसे हैं? सबसे पहले आप तैयारी करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, राइट। उसके बाद फिर आप जाएंगे मेंस में, और मेंस के बाद तीसरा चरण जो मैंने आपको कहा वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। यानी आपको उसमें एक ऐसे या एक लेटर भी लिखना होगा जिससे आपकी राइटिंग एबिलिटी का उनको अंदाजा लगेगा। और ऑफ कोर्स चौथा जो राउंड है वो है आपका इंटरव्यू राउंड। यानी जब आप इन चारों राउंड्स को, 4 हर्डल्स को पार करेंगे तभी आप विनर होंगे, तभी आप उस गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से। आईबीपीएस के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। एक एक करके हम इन तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये जो क्वांटिटेटिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई बीएससी तक की मैथ्स है, इवन ऐसा भी नहीं है कि ये 12th तक की मैथ्स है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे होंगे जिन्होंने मैथ्स सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे आईबीपीएस के एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो किसी भी बच्चे ने 11th या 12th में पढ़ा हो। इसका मतलब यह हुआ कि वो ही क्वेश्चंस आते हैं जो आपने टिपिकली 6 से लेके 10th तक पढ़े हैं। 6th के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, खासतौर से यदि हम आईबीपीएस क्लैरिकल की बात करें तो आईबीपीएस क्लैरिकल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। टिपिकली ये सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आप कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 में पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉड मास का रूल लगता है। यदि आपको बॉड मास का रूल अच्छे से आता है, आपको उसका थोड़ा सा अंदाजा है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं पीओ के एग्जाम की, तो पीओ के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। और आपको पता है, आपने सुना होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल। जिस तरह से अब तक दुनिया में वो देश ज्यादा संपन्न माने जाते थे, ज्यादा सर्वशक्तिमान माने जाते थे जिनके पास ऑयल होता था, लेकिन अब ये सब चेंज हो गया। आई एम श्योर आपने न्यूज पढ़ी होगी कि इस शटडाउन के बीच में ऑयल कहीं निगेटिव में भी बिक गया। जी हाँ, निगेटिव का मतलब है भाई ये ऑयल भी ले जाओ और प्लीज मुझसे थोड़े से पैसे ले जाओ, लेकिन इस ऑयल को यहां से ले जाओ, क्योंकि शायद वो मेंटेनेंस जो था उस ऑयल को वहां रखने का, दैट वाज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द ऑयल। जी हाँ, जहां पर ऑयल की ऐसी कद्र हुई है इस शटडाउन के ड्यूरेशन में, वहीं पर डेटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जहां डेटा है वहां फ्यूचर है। आपने देखा होगा अभी रिलायंस ने डील की थी फेसबुक के साथ, राइट। तो इस शटडाउन के निगेटिव ग्लूमी एटमॉस्फेयर में मुकेश अंबानी को वापस से कहां पहुंचा दिया एक डील ने। तो ये डील का कारण क्या था? डेटा। तो जी हाँ, ये डेटा ही आपसे पूछा जा रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन में। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, यहां हम कोई डेटा एनालिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं डेटा होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके एक विषय में 50 मार्क्स हैं और दूसरे में 60 मार्क्स हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पहले विषय के मार्क्स दूसरे विषय के मार्क्स से कितने प्रतिशत कम हैं, या दूसरे विषय के मार्क्स पहले विषय के मार्क्स से कितने % ज्यादा हैं। अब ये बताने के लिए ये डेटा आपको टेबल के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, राइट। आपके हिस्ट्री के मार्क्स और आपके इंग्लिश के मार्क्स, ये हम कैसे दे सकते हैं? एक डाटा या चार्ट या टेबल बना के दे सकते हैं। जी हाँ,
हम चाहें तो हम इसी डेटा को एक सर्कल बना के पाई चार्ट बना सकते हैं कि ये एक एंगल हो गया हमारे हिस्ट्री के मार्क्स का और दूसरा एंगल हो गया इंग्लिश के मार्क्स का। हम इसको वेन डायग्राम में बना सकते हैं, हम इसको लाइन चार्ट में बना सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ ये प्रेजेंटेशन अलग अलग है, आप इसको 4 चैप्टर मान के मत पढ़िए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं, हाँ अब हमने ये वेन डायग्राम वाला चैप्टर पढ़ लिया, अब हम टेबल्स पर आएंगे, टेबल्स के बाद फिर हम पाई चार्ट पर। जी नहीं, ये चारों बिल्कुल एक हैं। आप एक बार अच्छे से किसी कंप्यूटर पर बैठ के चेक कर लीजिए कि अगर आप चाहें तो एक क्लिक से टेबल के डेटा को पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई चार्ट को वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ये कन्वर्टिबल हैं, इसका मतलब इनकी तैयारी भी एक ही है। यदि आप ये निकाल सकते हैं कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है या 60-50 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए कि ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ये टैबुलर फॉर्म में है या वेन डायग्राम के फॉर्म में है या ये एक सर्कल में पाई चार्ट के फॉर्म में है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी कैसे करें, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन आई एम श्योर आपने बचपन से नहीं पढ़ा किसी पर्टिकुलर क्लास में, इसीलिए नया शब्द है और आपको शायद हो सकता है इसी वजह से डर लगता हो। हालांकि डर हमें ये नहीं लगता कि हम डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, हमें डर ये लगता है कि क्या हम इस डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी क्या है, देखो सबसे बड़ा जो हर्डल बैंक के एग्जाम में है, प्रिलिमिनरी एग्जाम की खास तौर से जब मैं बात करूं, तो आपको 1 घंटे में 100 प्रश्नों के जवाब देने हैं। जी हाँ, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, और क्वेश्चंस कितने हैं, 100। इसका मतलब हम हर क्वेश्चन को 1 मिनट देना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना समय हमें मिलता है मैथमेटिकली, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 36 सेकेंड्स होते हैं। तो अब इस 36 सेकेंड्स में हमें एक चार्ट को समझना है, हमें उसके नंबर्स जो एसोसिएटेड हैं उनको समझना है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ऑप्शंस में चेक करना है और आंसर करना है। इसके लिए आपको किस तरह का नॉलेज होने की जरूरत है और क्या आपको करना चाहिए। तो ऐसा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हमें अच्छे से करने पड़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए? नंबर 1 है परसेंटेज, नंबर 2 है रेशो एंड प्रपोर्शन और नंबर 3 है एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर हम ये 3 चैप्टर्स अच्छे से कर लें क्वांट के, तो उसके बाद हमें ये समझ में आएगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन कोई नई चीज नहीं है, वो इन्हीं तीनों का समावेश है। यानी अगर एक ही क्वेश्चन में मैं इन 3 में से एक का या 2 का या तीनों का नॉलेज लगाना चाहूं तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन बन जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक पीओ के एग्जाम में, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं। यदि हम ये मान के चलें कि हमने परसेंटेज कर लिया, हमने एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन कर लिया, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया एंड हमने इन तीनों की वजह से होने वाले डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा एग्जाम का पेपर हमारा खत्म हो गया। यदि हमने ये सारा एक्यूरेसी से किया तो हो सकता है आपके सिलेक्शन के लायक नंबर सिर्फ इतने से ही हो जाएं। यानी अगर आपने सिर्फ इतना अच्छे से कर लिया, एग्जाम में आप करके आ गए, हो सकता है आपका कट ऑफ क्वांट में निकल गया। आपको सारे बाकी चैप्टर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बाकी सारे चैप्टर्स छोड़ दीजिए, लेकिन दिमाग से नेगेटिविटी निकाल दीजिए। ये मत मान के चलिए कि ये डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी है। और कौन से चैप्टर्स आपको करना है क्वांट के लिए? यदि हम बात करते हैं फिर से बैंक क्लरिकल की, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा डेटा कंपैरिजन पर। यदि आप डेटा कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं तो अच्छा होगा। अगर आप बैंक पीओ की बात करें तो आप टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन चैप्टर्स को भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि चूंकि हम एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 30 तक के टेबल्स याद होना चाहिए। जी हाँ, 30 तक के टेबल्स, 31 से लेके 30 तक। 20 तक के टेबल हमें कैसे याद होना चाहिए? इनटू 20 तक, यानी 1 19 120, 2 से
2 इंटू 1 से लेके 2 इंटू 20, इसी तरह से 19 इंटू 1 से लेके 19 इंटू 20। सो 20 के फॉर्म में 20 तक, 10 के फॉर्म में 30 तक। आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स पता होना चाहिए, आपको कम से कम 10 तक के या 12 तक के क्यूब पता होना चाहिए। 12 तक के क्यूब वुड बी मोर देन कंफर्टेबल। हो सके तो आपको 20 तक के इनवर्स भी पता होना चाहिए, जैसे 1/2 इज 50%, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/11, 1/13। यदि आप 20 तक के ये भी याद कर लेंगे तो आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग पर लोड कम पड़ेगा और आप सीधे सीधे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे पता है आप में से अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं यू शुड मेमोराइज, right? You should not take any time or efforts to do those small calculation there, and you can now prepare well so that you can have these calculations on the tip of your tongue. Okay? चलिए, अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो चाहे हम बैंक क्लरिकल की बात करें IBPS की, चाहे हम PO की बात करें, जो लार्ज शेयर ऑफ क्वेश्चंस है that comes from reading comprehension। और रीडिंग कंप्रहेंशन की बात यदि हम करते हैं तो यहां पर हमें लिंग्विस्टिक एबिलिटीज की आवश्यकता कम है, हमें यहां पर ज्यादा आवश्यकता है रीजनिंग की, यानी कैसे हम उन प्रश्नों को, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझकर, जो हमने उस रीडिंग कंप्रहेंशन में पढ़ा है उस नॉलेज को हम उस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर पाए। ये एक रीजनिंग है, ये एक कला है। इसको आप ऐसा ना लेकर चलें कि इंग्लिश मीडियम हिंदी का बच्चा है तो ज्यादा कर पाएगा, हिंदी मीडियम का बच्चा है तो कम कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मजे की बात, ये जो इंग्लिश का लेवल आपको IBPS पूछता है, दिस इज मोर लॉजिकल, राइट? तो ऐसा आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि मीडियम से कोई लेना देना है, आपने शहर के स्कूल से पढ़ाई की है, आपने गांव के स्कूल से पढ़ाई की है, आप इंजीनियर हैं या नॉन इंजीनियर हैं, इन सब से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं वोकैबुलरी की, तो शब्दों का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। अभी मैं एक अजीब सी वेबसाइट देख रहा था, उसका नाम था बीइंग गधा। जी हाँ, एक YouTube का चैनल था बीइंग गधा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसमें उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे हम शब्दों को लॉजिकली और फनी वे में याद कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे डिफिकल्ट शब्दों को फन की तरह भी याद कर सकते हैं, आप रूट मेथड से याद कर सकते हैं, और आप चाहें तो बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ के, आप न्यूज़पेपर पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, दिल्ली के माहौल में रहा है, तो हो सकता है उसने बहुत सारे बचपन से नॉवेल पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के उन शब्दों को सीखा हो। कोई बात नहीं, हो सकता है आप एक ग्रामीण इलाके से आए हों, हो सकता है आप हिंदी मीडियम के हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नॉवेल्स तो नहीं पढ़े, लेकिन अब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके इस तरह की वेबसाइट्स पर जा सकते हो। ये फ्री हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है, और आप यहाँ जाकर बहुत सारे शब्द सीख सकते हो, आप ग्रामर के रूल सीख सकते हो, और आप इसीलिए रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, सिनोनिम एंटोनिम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो, मैच द फॉलोइंग कर सकते हो, राइट? तो लगभग आप सारी की सारी चीजें कर सकते हो। हाँ, लास्ट में जो मैं सजेस्ट करता हूं कि सबसे मुश्किल जो मुझे जनरली लगता है बच्चों के लिए, वो है पैरा फॉर्मेशन, जहां पर एक पैराग्राफ को 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उन 4 पार्ट्स में आपसे पूछा जाता है कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, BACD होगा या CABD होगा। और भी नए तरह की कुछ साल से अभी क्वेश्चन आने लगे हैं जिसमें वो आपको 5 सेंटेंसेस दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि 4 सेंटेंसेस एक मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं और एक 5वां है जो ऑड वन है। So you are supposed to find out that odd one। आपको सीक्वेंस तो बनाना पड़ेगा, राइट? तभी आपको समझ में आएगा कि देखो भाई, ये 4 मिलकर तो एक मीनिंगफुल बात बना रहे हैं, ये जो 5वां है ये ऑड है। ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसको हमें एंड में करना चाहिए। और एंड में साथ में क्या करना चाहिए, जो डिफिकल्ट होता है वो है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में चांसेस सही होने के थोड़े कम होते हैं, इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप इसको इंग्लिश का जो सेक्शन सॉल्व करते समय आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सबसे अंत में सॉल्व करें।
पढ़ाई करते समय अच्छे से करें ताकि आप जो भी है उनको सीख सकें, है ना। लेकिन फिर भी देखिए, सारे क्वेश्चंस के मार्क्स तो बराबर हैं, लेकिन सबकी डिफिकल्टी लेवल बराबर नहीं है। इसीलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि सर मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करूंगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बहुत डिफिकल्ट हो और इसकी वजह से जो आपके लास्ट में 90 से 100 तक छूट जाएंगे ना, वो बहुत ईजी हो। तो ऐसी गलती नहीं करना है, अपने आप को दारा सिंह नहीं मानना है। आप कितने भी अच्छे हो जाएं, आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि कट ऑफ के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एंड दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि कोई भी बच्चा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपको भी ऐसा ट्राई नहीं करना है। आपको एग्जाम में सेलेक्ट होने की कोशिश करनी है, पेपर पूरा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं रहना है, वरना हम डिफिकल्ट क्वेश्चन में हाथ डाल देंगे और इजी क्वेश्चन हमसे छूट जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? जो सबसे पहले रीजनिंग के पेपर में हमें पकड़ना चाहिए वो है एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। कौन कौन से चैप्टर्स एनालिटिकल रीजनिंग के दायरे में आते हैं? तो ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आता है ना। तो जो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं उनको हमें सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि दे आर द सिटर्स, दे कैन बी सॉल्व्ड इन लेसर टाइम विद मोर एक्यूरेसी। इसके बाद में फिर हम आएंगे पजल्स पर, और चाहे हम क्लैरिकल की बात करें चाहे हम पीओ की बात करें, इन दोनों ही एग्जामिनेशंस में रीजनिंग के सेक्शन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं पजल्स वाले। तो जब हम एनालिटिकल रीजनिंग वाले सारे चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, उसी के बाद फिर हम आएंगे पजल्स पर। आपको सारी पजल्स में हाथ नहीं डालना चाहिए, आपको ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि कौन सी पजल्स इजी हैं और कौन सी पजल्स डिफिकल्ट हैं। हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस को यदि सॉल्व करना है तो टुवर्ड्स द एंड सॉल्व करना है, तभी हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करना है when we ensure कि हमने जितने भी इजी क्वेश्चंस अवेलेबल थे उस सेक्शन में हमने उनको पूरा कर लिया है। जब हम उन सारे सेक्शंस को पूरा कर लेंगे तभी फिर हम आएंगे बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आईबीपीएस की जब हमने बात कर ली तो अब हम ये फोकस करेंगे कि बाकी के एग्जामिनेशंस यानी एसबीआई या आरआरबी या इंश्योरेंस एग्जाम्स या एसएससी एग्जाम्स, इनमें जो पार्ट ठीक आईबीपीएस की तरह है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उस पर अब हम थोड़ा थोड़ा करके फोकस करते हैं। हम शुरू करते हैं एसबीआई के एग्जाम पर। तो जब एसबीआई के एग्जाम की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आईबीपीएस की प्रिपरेशन के बाद हमें एसबीआई की प्रिपरेशन में चाहिए वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। जी हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसकी इंपॉर्टेंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एसबीआई के एग्जाम में बढ़ जाते हैं। मोस्टली द थिंग्स व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड फॉर आईबीपीएस इज वेरी सेम फॉर एसबीआई एग्जाम्स एज वेल। अब हम आते हैं नंबर 3 पर, जहां हम बात करते हैं आरआरबी की, यानी रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स की सबसे ज्यादा अच्छी ब्यूटी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो है रिलैक्सेशन इन एज लिमिट। यानी अगर आप क्लैरिकल के लिए जाते हैं तो आपकी 18 से लेकर 28 साल यानी 28 इयर्स इज द मैक्सिमम एज यू कैन अप्लाई फॉर रीजनल रूरल बैंक एज अ क्लैरिकल ग्रेड। यदि आप पीओ के लिए जाना चाहते हैं तो ये जो हायर एज है ये बढ़कर आपकी हो जाती है 30 साल, 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेड 2 ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एज जो है ये आपकी और बढ़ जाती है। और इसी तरह से अगर आप ग्रेड 3 के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट है, जी हां, 40 इयर्स, यानी 40 साल की उम्र तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। जहां तक हम पढ़ाई की बात करें तो जो कुछ हमने आईबीपीएस के लिए अब तक डिस्कस किया है लगभग मोर और लेस विद द स्लाइट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर एंड देयर, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आपने एक बार आईबीपीएस की तैयारी अच्छे से कर ली तो अब मेरी रिकमेंडेशन है जैसे ही आप आरआरबी का फॉर्म भरते हैं, मेन आपको क्या करना है, पिछले 5 या 8 साल के क्वेश्चन पेपर्स यदि आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा
बात क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की नहीं है, बात ये नहीं है आपने कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने उन पेपर्स को एनालाइज किया। तो थोड़ा सा हम टाइम इसमें डिवोट करते हैं कि हम एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं किए या आप टाइम की वजह से नहीं कर पाए। एक बार पहले उनको सॉल्व कर लीजिए और ये रियलाइज करिए कि कहीं ऐसे क्वेश्चन तो आपने नहीं छोड़ दिए हैं जो एक्चुअली बहुत इजी थे और लेस टाइम कंज्यूमिंग थे, बजाय उनके जो आपने सॉल्व कर लिए। और अगर आपने ऐसा किया तो यू हैव टू एंश्योर अगले बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सेकेंड, आपको ये देखना चाहिए क्या आपने ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए जो वास्तव में छोड़ने लायक थे, क्योंकि आपने हो सकता है आंसर तो आ गया लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी वी हैव टू मेक अ मेंटल नोट कि वी शुड नॉट रिपीट दिस अगेन। तीसरा, ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं वो आपको समझना होगा क्यों गलत हो गए हैं। या तो उन चैप्टर्स को आपको दोबारा जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप ये क्वेश्चन इस तरह के चैप्टर्स के डिफिकल्ट हैं, आपसे नहीं हैंडल होते हैं, तो आप इन चैप्टर्स को अवॉइड करें ड्यूरिंग द एग्जाम। तो इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आप जितने भी पेपर सॉल्व करें, जितना समय आप उन पेपर को सॉल्व करने में देते हैं, कम से कम उससे 2 गुना समय आप उसके एनालिसिस के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। अब हम आते हैं एंड में एसएससी के एग्जाम की तरफ। जी हाँ, एसएससी के एग्जाम में जो डिफरेंसेस हैं वो इनसे थोड़े से ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि एसएससी के एग्जाम में जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है जनरल अवेयरनेस का। तो जो जनरल अवेयरनेस हमने बैंकिंग में देखी थी, जहां पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स और बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स, तो जो बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स की बात थी वो यहां एसएससी में बढ़कर ह्यूज हो जाती है। और यहां पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, है ना, ज्योग्राफी से। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादा आपका अटेंशन मांगते हैं, ज्यादा आपका नॉलेज मांगते हैं, और इनकी प्रिपरेशन बैंक के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से पूरी तरह से अलग होती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है। यदि हम बात करें मैथ्स के क्वेश्चंस की क्वांटिटेटिव एबिलिटी में, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? जहां पर आईबीपीएस में, एसबीआई में या आरआरबी में हमने देखा था कि आधे क्वेश्चंस या उससे भी ज्यादा एसबीआई के केस में तो कई बार लगभग पूरे भी हो सकते हैं, यानी 95% क्वेश्चंस भी कई बार सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन या उससे रिलेटेड पूछे गए हैं पास्ट में। एसएससी में जोर इस बात पर नहीं है, यानी मैथ्स में जोर जो है वो थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ज्योमेट्री, नंबर्स, इन चैप्टर्स पर जोर ज्यादा है बजाय डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो ये क्वेश्चंस आपको एसएससी के एग्जाम के पहले करना होगा, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल के लिए जाएं या आप सीजीएल के लिए जाएं या आप पुलिस ग्रेड के लिए जाएं, है ना, या आप जेई का थोड़ा सा जूनियर इंजीनियर का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। सो लेट्स बेसिकली डिस्कस अबाउट सीएचएसएल एंड सीजीएल एग्जामिनेशन। इन दोनों के लिए आपको मैथ्स में अदर देन डेटा इंटरप्रिटेशन फोकस बढ़ाना होगा। यदि हम इंग्लिश पर चलते हैं तो इंग्लिश में जहां हमने देखा कि बाकी सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जो मेजर चंक है, जो एक लायंस शेयर है, वो किसका है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। वो एसएससी में नहीं है। एसएससी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जगह जो फोकस है वो वोकैबुलरी पर ज्यादा है, वो फोकस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर ज्यादा है। उसके लिए मैंने आपको बताया भी था आपको वोकैब की पढ़ाई कैसे करनी है। मैंने आपको एक यूट्यूब चैनल का भी नाम बताया था, बीइंग गधा। इसी तरह की और भी ढेर सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जहां आप फनी वे में बहुत अच्छे से वोकैबुलरी को अपनी अच्छा कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ही आप बड़ी आसानी से इन सारी चीजों को कर सकते हैं। कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट या रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे बड़ी चीज है पर्सपेक्टिव। आपके दिमाग में वो सपना होना चाहिए। एक बार आपके दिमाग में सपना आ गया कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो डेफिनेटली आप उस सरकारी नौकरी को पाकर रहेंगे। आपको पता है जब कोई एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है तो वो क्या करता है? पहले वो मूर्ति बनाता है या उस मूर्ति को पहले वो अपने दिमाग में बनाता है? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है वो एक ही बार मूर्ति बनाता है और वो दिमाग में,
उसके बाद क्या करता है? उसके बाद तो एक्स्ट्रा पत्थर निकाल देता है। तो ये जो सरकारी नौकरी का सपना है वो भी उसी तरह का है। आपका सिलेक्शन आप ये कह सकते हैं 2 बार होता है, एक बार आपके मन में और दूसरी बार फिजिकली। लेकिन आप ऐसा भी मान सकते हैं कि एक ही बार होता है और वो है आपके दिमाग में, राइट? तो एक बार आपने अपने दिमाग में निश्चय कर लिया कि आप कुछ भी हो जाए, आप बैंक या एसएससी में सेलेक्ट होकर ही दिखाएंगे। जब आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा और आप पूरी ताकत से अपने तन मन धन से आप इसमें पूरी तरह से लग जाएंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर, और मैं भी भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को सक्सेस मिले, आप सभी अपने जीवन में उन्नति करें, और आप जो भी आपने अपने लिए लाइफ में सोचा हुआ है, ईश्वर आपको वो सब प्रदान करे। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड साथ में मैं बहुत ही धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जागरण जोश परिवार का, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सभी के सामने आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊं, आपको कुछ बता पाऊं, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इससे लाभ लिया होगा और आप आगे जरूर सेलेक्ट होंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।